हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, ठीक है। आपका साथ हमें मिल जाए तो पता नहीं हम क्या कर दें, और हमारा साथ आपको मिल जाए तो पता नहीं आप किस किस एग्जाम को क्लियर कर दो। मेरा तो मानना यही है भैया, आपका पता नहीं क्या मानना है, ठीक है। हम दोनों का मानना एक जैसा ही है, तभी तो हमारी सोच मिलती है, तभी हम एक दूसरे के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको वादा किया था कि डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आपके पास प्रतिदिन पहुंचती रहेंगी, आपको आइडियाज मिलते रहेंगे, आने वाले एग्जाम्स की तैयारी आपकी कंटिन्यूस चलती रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा, ताकि आपको डे टू डे की जो अपडेट्स हैं वो भी मिले। आप क्विज़ेस भी हैंडल करो, आप सारी चीजें जो भी एग्जाम्स आते हैं उस पर आपको डिटेल भी मिलती रहे, ठीक है। और मॉक टेस्ट में आपकी जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस मुझे दिखेगी वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, वो हमारे से ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, 15 दिन रह गए, और 15 दिनों के अंदर अंदर हम बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके पास लाने वाले हैं। हर दिन सर भी करवाएंगे, मैं भी करवाऊंगा, अनअकैडमी पे वो करवा ही रहे हैं, तो अनअकैडमी भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और सर का जो कूपन कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है आपको, आप उसमें से लेकर उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर। तो चलिए, आज का जो हमारा एक और टॉपिक है दैट इज सॉल्विंग द एफकैट पेपर, दैट इज ऑफ 2015। इट वॉज फर्स्ट और सेकंड, आई डोंट रिमेंबर, बट इट विल बी सेकंड और फर्स्ट, ठीक है। जो भी है, जैसा भी है, हमें तो भाई क्वेश्चन से मतलब है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे कैसा भी आ जाए, हमें तो क्या उठाना है, धमाल करना है। क्या करना है? धमाल। बिकॉज वी आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड एज एन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर एंड वी आर गोइंग टू सेलेक्ट डेफिनेटली, ठीक है। चलिए, आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा दैट इज क्लॉज टेस्ट। और मैंने आपको बता दिया था क्लॉज टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4, 5 या 6 क्वेश्चन जरूर रखता है अपने अंदर। क्या रखता है? 4, 5, 6। सिर्फ एक पैराग्राफ में 4, 5, 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 4, 5, 6, ठीक है जी। या तो 4 आएंगे, या 5 आएंगे, या 6 आएंगे। आप इसको ऐसे मत मानिएगा 4, 5, 6, ठीक है। चलिए, आप ऐसे मान सकते हैं 4, 5, 6, ठीक है बेटा। चलिए। लाइफ इज एन सीरीज ऑफ चैलेंजेस, life is an dash series of challenges and opportunities to be seized. You have to plan for exercising the right career choices and dash the right opportunities. Planned dash rather than a hasty decision is dash as far as your career is concerned. You need to dash what occupational groups and type of organizations are suitable for you. यानी सीधा सीधा आपको पढ़ के तो कुछ तो पता चल ही गया होगा, मेरा अंदाजा तो यही है। ये पैसेज जो है ये फोकस कर रहा है किसके ऊपर? आपको क्या करना चाहिए रिगार्डिंग टू योर करियर डिसीजन, ऐसा कुछ हमें पता चल रहा है ना। या हम कह सकते हैं किसी दिक्कत से सामना हो रहा हो तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो ये क्या कहता है, देखिए, लाइफ इज एन डैश सीरीज ऑफ चैलेंजेस। हमारी जो जिंदगी है उसमें प्रतिदिन कोई ना कोई चैलेंज आता रहता है। एंड अपॉर्चुनिटीज टू बी सीज्ड। और हमें ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज मिलती है हम उसका सभी को अपॉर्चुनिटीज हम फायदा उठा पाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज 100% आती ही आती है, और हमें उसको उठाने, उसका फायदा उठाना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यू हैव टू प्लान फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट करियर चॉइस। आपको जिस टाइम आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने करियर के लिए राइट चॉइस ढूंढ लेनी चाहिए कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, या मेरे से क्या होगा, क्या है मेरे से क्या होगा, ठीक है। एंड डैश द राइट अपॉर्चुनिटीज। और आपको पता होना चाहिए कि आप फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट करियर चॉइस एंड डैश द राइट अपॉर्चुनिटीज, और आपको उस अपॉर्चुनिटीज का फायदा भी उठाना चाहिए। यानी वहां एक वर्ड मिसिंग है, ठीक है। प्लान्ड डैश रेदर देन अ हैस्टी डिसीजन। यानी अगर आप ढंग से प्लानिंग करेंगे बजाय किसके? हैस्टी डिसीजन। हैस्टी कौन सा होता है? जल्दबाजी में डिसीजन करना। कैसा? जल्दबाजी में डिसीजन करना। इज डैश एज फार एज योर करियर इज कंसर्न। यानी वो कहना चाहता है कि वो भैया आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आप अपने करियर की बात करते हो। यू नीड टू डैश व्हाट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। तुम्हें सोचने की आवश्यकता है, या तुम्हें ऐसा कुछ मतलब कुछ वर्ड आना चाहिए यहाँ, ठीक है। तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता है कि जो तुम्हारे जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप हैं, डैश एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सुटेबल फॉर यू। कि तुम्हें पता चल जाए कि कौन से ऑक्यूपेशनल यानी कौन सा ऑक्यूपेशन तुम्हारे लिए ठीक होगा, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लिए सुटेबल होगी, ठीक है। आपने पढ़ लिया, ये एक बार फिर से निकाल लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को यहीं स्टॉप कर दीजिएगा, फिर आप एक बार ये पढ़िएगा, फिर आप आगे बढ़िएगा वीडियो पे, ठीक है। चलिए, वीडियो को स्टॉप करके और फिर आप अपने आंसर्स दीजिए, पहले मेरे देख लीजिए। लाइफ इज एन डैश सीरीज ऑफ चैलेंजेस। लाइफ इज एन डैश सीरीज ऑफ चैलेंजेस। अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ कुछ जो टिपिकल वर्ड है उसके हिंदी मीनिंग भी लिख दिए आपके लिए, ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस अगेंस्ट ईच नंबर। पहला ये क्या कहता है? लाइफ इज अ डैश सीरीज ऑफ
challenges. Life is an enticing series of challenges. Life is an exciting series of challenges, या encharming series of challenges, या enhancing series of challenges. ठीक है, चलिए आप अपना आंसर दीजिए. मेरा आंसर क्या है? एक्साइटिंग. क्या है? एक्साइटिंग. यानी देखिए क्यों एक्साइटिंग, हमारी लाइफ क्यों एक्साइटिंग होती है. देखिए मैं बताता हूं. एक्साइट का क्या मतलब होता है? एक्साइट का मतलब होता है आपकी लाइफ में तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं. ठीक है, आप ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपने शुरू बचपन से ही सुख देखा है तो आप मरते दम तक सुख देखोगे, ऐसा तो नहीं है. या आपने दुख देखा है बचपन में, आप मरते दम तक दुख देखोगे, ऐसा भी नहीं है. तो भैया आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, दैट इज मोर एक्साइटिंग. ये हमारे लिए हमेशा क्या होता है? एक्साइटिंग होता है. हम हमेशा सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा. ठीक है, बजाय ये सोचने की आगे क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, रियलिटी क्या है, हमें प्रेजेंट में वर्क करना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा बन सके. कैसा बन सके? वो फ्यूचर जिसके बारे में हम जिसको अच्छा बनाना चाहते हैं वो अच्छा बन सके. ठीक है, तो लाइफ क्या है? एक्साइटिंग सीरीज ऑफ चैलेंजेस है ना. एक्साइटिंग सीरीज कि उसमें अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं. ठीक है, अब ऐसा क्यों, ध्यान से देखिए. क्या ऐसा क्यों कि भाई मैं एक्साइटिंग क्यों कह रहा हूं? देखिए एंटाइसिंग का मतलब होता है मोहक. मोहक किससे रिलेटेड है? गन से रिलेटेड. क्लॉज टेस्ट में आपको मीनिंग पता होना चाहिए तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे. अब मोहक मैं कहूं एंटाइसिंग यानी मोहक है बहुत लाइफ, नहीं नहीं नहीं, उत्तेजित तो हो सकती है. एनचार्मिंग यानी आकर्षक होती है, हमारी लाइफ बहुत आकर्षक होती है. आकर्षक किससे रिलेटेड होता है? आकर्षक तो आपके कर्मों से रिलेटेड होता है, काम से रिलेटेड होता है. कैसा? काम से रिलेटेड होता है. तो ये तो बिल्कुल नहीं आना. या एनहांसिंग, बढ़ाना. लाइफ इज अ सीरीज ऑफ बढ़ाने वाली नहीं, बढ़ाने वाली अपॉर्चुनिटीज. क्या है? बढ़ाने वाली चैलेंजेस, है ना. ऐसा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. तो यहां पर जो राइट वर्ड है वो कौन सा है? एक्साइटिंग. क्या है राइट वर्ड? एक्साइटिंग. चलिए सेकंड वर्ड पे हम लोग चलते हैं. सेकंड वर्ड क्या है हमारा? सेकंड क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट यानी कैचिंग. कैचिंग का मतलब पकड़ना. ऑफ सेटिंग का मतलब अपने पद से हटना यानी एक डिक्लाइन हो जाना, नीचे आ जाना. ग्रैबिंग का मतलब भी पकड़ना. कंसीविंग का मतलब गोद भराई. क्या बोलते हैं हम कंसीविंग को? गोद भराई. तो इससे पहले हम अपने उसको देख लेते हैं. लाइफ इज एन सीरीज ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू बी सीज्ड. यू हैव टू प्लान फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट करियर चॉइसेस एंड डैश द राइट अपॉर्चुनिटीज. यानी यहां पर कुछ ऐसा आएगा कि आपको पकड़ने का होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? पकड़ने का होना चाहिए. तो यहां पर क्या आएगा? ग्रैबिंग. क्या है? ग्रैबिंग. कैचिंग का मतलब मैं बताता हूं. कैचिंग कब यूज होता है? कैचिंग यूज होता है जब आप उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अभी तक परफेक्टली वो कैच नहीं हुआ है. ठीक है, हम उसको क्या कह सकते हैं? कैच नहीं हुआ है. और जो कैच हो सकता है वो छूट भी सकता है. लेकिन ग्रैबिंग का क्या मतलब होता है? जकड़ लेना. ग्रैबिंग का क्या मतलब होता है? जकड़ लेना. तो ग्रैबिंग हम किसके यहाँ पर मतलब भी अगर देखें तो क्या देखेंगे? वी ऑलवेज ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज. हम क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, कैच नहीं करते. कैच अब यहाँ देखें दोनों यहाँ पर आपको पता चल गए होंगे. कोई अपॉर्चुनिटीज फेंकता थोड़ी ना आपके पास. मानते हो ना मेरी बात? अगर मान लो कोई अपॉर्चुनिटीज फेंके, आप उसको कैच कर रहे हो, वहां से अपॉर्चुनिटी आपने कैच कर लिया, वहां से नहीं, ग्रैब करते हो. क्या करते हो? ग्रैब करते हो. अगर आपने आपके ऊपर किसी ने अपॉर्चुनिटी फेंकी ना, यू विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाऊंगा. क्या करूंगा? उठाऊंगा. तो आप इसको याद रखिएगा. ठीक है, थर्ड जो आता है आपके लिए क्या आता है? डिले, हिंड्रेंस, एप्लीकेशन या एग्जीक्यूशन. क्या है ये? डिले, हिंड्रेंस, एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन. देखिए क्या कहता है, तीसरा भी ब्लैंक देख लेते हैं. प्लान्ड डैश रेदर देन अ हैस्टी डिसीजन इज डैश. प्लान्ड डैश रेदर देन अ हैस्टी डिसीजन इज डैश, है ना. प्लान्ड डिले, अगर हम मतलब आपने पहले ही सोच रखा है कि हम लेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं. हिंड्रेंस भी रुकावट. प्लान्ड हिंड्रेंस यानी हमने पहले ही सोच रखा है हमारे रास्ते में रुकावटें आने वाली है, बिल्कुल नहीं. प्लान्ड एप्लीकेशन, अगर हमने पूरी अच्छे से एप्लीकेशन लिख रखी है तो ना जी ना, बिल्कुल नहीं. एग्जीक्यूशन इज द राइट वर्ड. क्या है? एग्जीक्यूशन इज द राइट वर्ड. यानी आपको अपने आप जो भी आप कर रहे हो उसको एक ढंग से, एक अच्छे वे में करना चाहिए. यानी आपका जो प्लान है वो एग्जीक्यूट ढंग से हो, तभी तो जाके वो आपको क्या देगा? रिजल्ट देगा. क्या देगा? रिजल्ट देगा. क्या देगा? रिजल्ट देगा. तो कैसा प्लान होना चाहिए? प्लान एग्जीक्यूशन ढंग की होनी चाहिए. प्लान एग्जीक्यूशन ढंग की होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. डिजायरेबल, डेसिफर्ड. डेसिफर्ड का मतलब होता है मतलब निकालना. डेसिफर्ड कोड, पहले जो जैसे जेम्स प्रिंसिप जो आपके सोशल जो एसएस आप पढ़ते हो उसमें किसने, अशोका के जो स्क्रिप्ट्स थे वो उनका जो किसी और लैंग्वेज में थे वो, तो उनका जो वाद था, जो समझने लायक लैंग्वेज थी वो किसने करी थी? जेम्स प्रिंसिप ने करी थी. वो क्या किया था? उसको कोड को क्या करते हैं? डेसिफर्ड करते हैं, यानी उसके मतलब निकालते हैं. ठीक है. इनएविटेबल का क्या मतलब होता है? जो कभी ना रोका जा सके, जो आने ही वाला है उसको आप रोक नहीं सकते. और एक्सेप्टेबल का मतलब जो इजिली एक्सेप्ट हो जाए ना. तो देखते हैं अगला वर्ड के लिए, मतलब हमारे पास वो क्या था? हमारे पास वो क्या था? देखिए, रेदर देन अ हैस्टी डिसीजन इज डैश एज फार एज योर करियर इज कंसर्न. इज डैश प्लान्ड एग्जीक्यूशन रेदर देन अ हैस्टी डिसीजन. यानी अगर आप प्लान अच्छे से प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन करते हैं प्लान को और
डिसीजन इज डैश एज। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, आपने आपने टिक कर दिया होगा, अब मैं मेरा टिक करता हूं। डिजायरेबल इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्या है? डिजायरेबल। क्या है? डिजायरेबल। क्यों डिजायरेबल क्यों आया, एक बार फिर से देखते हैं इसको। डिसीजन इज डिजायरेबल एज फार एज योर करियर इज कंसर्न। तो यानी ये आपकी इच्छा है ना कि आपके हर जो चीज हो वो कैसी चले, प्लान्ड वे में चले, वो कभी भी रास्ते से ना हटे। भाई मैंने कोई प्लान बनाया नहीं, मैं सीधा जाके जंग के मैदान में कूद गया, तो क्या होने वाला है? सिपाही मुझे मारने वाला है। क्या करने वाला है? सिपाही मुझे मारने वाला है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा आपका? नेक्स्ट वर्ड आएगा आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन चेक, क्लासीफाई, डिवाइड या एनालाइज। चेक का मतलब आप जानते हैं, क्लासीफाई का मतलब भी बहुत आसान है। चेक का मतलब चेक करना, क्लासीफाई का मतलब ग्रुप में बांटना, डिवाइड करना, डिवाइड का मतलब ऑलरेडी डिविडेशन, और एनालाइज का मतलब आपको महसूस करना कि भाई क्या गलत है क्या सही है ना। गलती को क्या करना है? एनालाइज करना है ना। क्या करना? एनालाइज करना। चलिए इस वर्ड को भी देखते हैं हम लोग, इस वर्ड को भी देखते हैं। इस फोर एज फार एज योर करियर कंसर्न यू नीड टू डैश व्हाट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, यानी तुम्हें कुछ जरूरी है कि कौन से ग्रुप तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? यहाँ क्या आ जाएगा? एनालाइज आ जाएगा। सीधी, तो सीधा सा आंसर था। चेक का मतलब बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ। क्लासीफाई, यू नीड टू चेक, नहीं, क्लासीफाई, यू नीड टू क्लासीफाई। चेक का मतलब तो चेक करना कि तुम्हारे लिए ये भी देख करके देखो, वो भी करके देखो, वो भी करके देखो। नहीं, करके नहीं देखना, हम एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, इसलिए चेक नहीं आएगा। तो एनालाइज यहाँ पर बेटर ऑप्शन है। आप पहले ही क्या करते हो, किसी भी प्लान को पहले एनालाइज करते हो कि ये मुझे क्या देगा, फ्यूचर में बेनिफिट देगा या नुकसान देगा। क्या देगा? बेनिफिट देगा या नुकसान देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशंस, लिमिटेशंस, क्वालिफिकेशंस या आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिफिकेशंस आप जानते हैं, विशेषताएं। लिमिटेशंस कमजोरी, क्वालिफिकेशंस आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, विशेषताएं क्या है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन यानी आप किस रूप में जाने जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो ये क्या कहता है? व्हाट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स डैश एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ क्या आना चाहिए, देख लीजिए आप, मेरे वर्ड को भी देख लीजिए आप। पहले आपने अपना वर्ड कर लिया होगा। स्पेसिफिकेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हियर, यानी यहाँ पर क्या आएगा? स्पेसिफिकेशन आएगा। देखिए क्या था ये, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। क्या था ये कहता है व्हाट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स स्पेसिफिकेशन एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सुटेबल फॉर यू, यानी आप किसी काम के लिए स्पेसिफिक हैं, यानी आपको पता होना चाहिए कि मैं ये काम डिटेल में कर सकता हूं, मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूं। तो आप उस काम को क्या कहेंगे? स्पेसिफिकेशन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? स्पेसिफिकेशन कहेंगे। दोस्त क्या कहेंगे? स्पेसिफिकेशन कहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले उस पर। मैं अगले उसमें देखूंगा, कभी स्लाइड पूरी है एक साथ, अगर पैसे से लग जाए तो ज्यादा अच्छा होता है ना। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन। अब नियरेस्ट कह दिया, नियरेस्ट का क्या मतलब होता है? सिनोनिम ढूंढना है हमें। क्या ढूंढना है? सिनोनिम ढूंढना है। देखिए 2015 के पेपर के क्वेश्चन है ये, आप उठा के देख लीजिए भाई, आप उठा के देख लीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं नजर आएगी आपको। नेबुलस, क्या है वर्ड आपका? नेबुलस। क्या है वर्ड आपका? नेबुलस। देखिए आपने टिक भी कर दिया होगा आंसर इसका। क्या? टाइनी होगा, छोटा होगा, वेग, अनक्लियर होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट ना हो, जिसके कुछ तुच्छ हो, इनएडिकेट होगा मतलब पूर्ण ना हो, पूरा ना हो। तो नेबुलस का क्या मतलब होता है? हेजी। क्या मतलब होता है? हेजी। हेजी कैसा होता है? धुंधला। कैसा होता है? धुंधला। ये धुंधला कब होता है? जब आपके आगे क्या हो? धुंध हो। क्या हो? धुंध हो। और टाइनी का मतलब छोटा हो गया, वेग का मतलब भी अनक्लियर हो गया। अनक्लियर और धुंध का सीधा संबंध है क्या? नहीं है, बिल्कुल है, पॉजिटिव संबंध है, बिल्कुल है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब हो गया अनइंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण ना हो। इनएडिकेट का मतलब हो गया सफिशिएंट, मींस इनसफिशिएंट। क्या हो गया? इनएडिकेट का मतलब जो सफिशिएंट ना हो, यहां पर इनसफिशिएंट आएगा, नो सफिशिएंट आएगा। ठीक है, इनएडिकेट का मतलब होता है सफिशिएंट। नो नेबुलस इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू वेग। तो अब सीधी सी बात है, अनक्लियर आपको पता चल गया कि अनक्लियर क्या होता है? धुंध से रिलेटेड होता है, यानी धुंध में आपको क्लियर नहीं दिखती चीजें। क्या नहीं दिखती? क्लियर नहीं दिखती। तो सीधा सीधा क्या मतलब हो गया? वेग और नेबुलस एक दूसरे के क्या है? नेबुलस और वेग एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, सिनोनिम है। क्या है? पूरक हैं और सिनोनिम है। चलिए चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वापिस नियरेस्ट आ गया तो सिनोनिम ढूंढना है हमें। डेबिलिएट, क्या है? डेबिलिटेट। क्या है ये वर्ड? डेबिलिटेट। देखिए वीकन, कमजोर, अटैक, अटैक करना, सरमाउंट, डिस्ट्रॉय। सरमाउंट का मतलब चढ़ाव करना, या हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होगा? डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा वीक बना देना। क्या कर देना? कमजोर बना देना। ठीक है, क्या कर देना? कमजोर बना देना। और सरमाउंट का मतलब होता है
ओवरकम। सरमाउंट आप वर्ड कब यूज करते हैं? जब आप माउंटेन्स पे चढ़ते हैं। क्या कब यूज करते हैं? माउंटेन्स पे, यानी आपने अपनी कमजोरी पर क्या पाली? विजय पाली। क्या पाली? अपने विजय पाली, यानी ओवरकम कर दिया आपने, अपनी कमजोरी पर ओवरकम कर दिया। तो डेबिलिटेट का क्या मतलब होगा? नियरेस्ट मीनिंग वीकन करना। यहाँ पर ऑप्शन में वीकन था, बिल्कुल था। क्या था? वीकन करना। क्या करना? वीक करना। इसका मतलब ही क्या होता है? टू मेक समबडी, टू मेक समबडी वीक। क्या करना? टू मेक समबडी वीक। क्या करना? समबडी वीक, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे देखिए, नियरेस्ट आ गया, फिर से सिनोनिम ढूंढना है हमें। नियरेस्ट आ गया, फिर से सिनोनिम ढूंढना है। एनेथेमा, क्या है ये वर्ड? एनेथेमा। देखिए एनेथेमा का क्या मतलब होता है? रिलीजियस होता है, रिलीजियस चैंट, पन, पन होता है, म्यूजिकल सब्जेक्ट होता है, या कर्स होता है? क्या होता है? देखिए एनेथेमा का मतलब होता है अभिशाप। अब आपको आंसर मिल गया होगा। अभिशाप यहाँ पर किससे जुड़ता है? सीधा कर्स से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? कर्स से जुड़ता है। कर्स का भी क्या मतलब होता है? अभिशाप। कर्स कहीं लिखा है? हाँ ये लिखा हुआ, इम्प्रिकेशन। इसके लिए आपको इम्प्रिकेशन भी एक नया वर्ड सीखने को मिल गया। क्या मिल गया? इम्प्रिकेशन। कैसा वर्ड मिल गया? इम्प्रिकेशन। इम्प्रिकेशन का क्या मतलब होता है? अभिशाप। क्या मतलब होता है? अभिशाप। ठीक है, अभिशाप देता हूं तुझे मैं, रुक तू यहीं पर। ठीक है, एनेथेमा का क्या मतलब हो गया? अभिशाप। इसका मतलब होता है हेटफुल, भी हम इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हेटफुल। जब आप किसी से चिढ़ते तभी आप उसको श्राप देते हैं। पन का मतलब क्या होता है? डबल मीनिंग का। कैसा? डबल मीनिंग का। पन आपका किसमें यूज होता है? पोएम्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है पन आपका। ठीक है, और कर्स का क्या मतलब होता है? इम्प्रिकेशन। हेटफुल, इम्प्रिकेशन, ये सारे एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। ठीक है, एनेथेमा किसका? इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या हो गया? कर्स हो गया। क्या हो गया? कर्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। वापस नियरेस्ट आ गया। देखिए आप सिनोनिम कितने ज्यादा आ रहे हैं। सिनोनिम कितने थे 2015 में? आप सोच के देख सकते हैं, 4 कर चौथा है ये। तो आप सोच लीजिए इसका क्या अहमियत हो गई। इतने सिनोनिम एंटोनिम हम क्यों करते हैं डेली? इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स पे? चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। पेंचेंट। कैसा वर्ड है ये? पेंचेंट। क्या लाइकिंग हो सकता है, एगरनेस हो सकता है, डिजेबिलिटी हो सकता है, या कीननेस हो सकता है? देखते हैं। पेंचेंट का मतलब होता है किसी से क्या लगना? लगन लगना। क्या लगना? लगन। या हम कह सकते हैं इसको किसी के प्रति झुकाव होना। क्या होना? किसी के प्रति झुकाव। या क्या हम कह सकते हैं इसको किसी से प्यार होना। क्या होना? कहो ना प्यार है। क्या है? कहो ना प्यार है। भाई मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, ये तो फिल्में कहती हैं कहो ना प्यार है। ठीक है, पेंचेंट। पेंचेंट का क्या मतलब है? लगन होना। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग। क्या है? हैबिचुअल लाइकिंग। हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? आपको पता है आप जो कर रहे हो होश और आवास में कर रहे हो। किस में कर रहे हो? होश और आवास में कर रहे हो। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब किससे हो जाएगा? लाइकिंग से। क्या लाइकिंग ऑप्शन में था? बिल्कुल था। ए ऑप्शन आपका लाइकिंग था, और ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग। चूज द वर्ड विच इज नियरली ऑपोजिट। ऑपोजिट आ गया तो भाई क्या हो गया? ऑपोजिट आ गया तो दोस्त क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। तो एंटोनिम रेफ्रेक्ट्री। क्या है ये वर्ड? रेफ्रेक्ट्री। क्या है ये वर्ड? रेफ्रेक्ट्री। क्या है? रेफ्रेक्ट्री। अब क्या मतलब होता है इसका? रिफ्रेशिंग होता है। रिफ्रेशिंग, आपको रिफ्रेश करने वाला। बर्डनसम, आपके ऊपर बर्डन थोपने वाला है, आपके ऊपर बहुत आपको ऐसा लगता है बोझ के रूप में। प्रिविलेज, या हम कह सकते हैं पहले फायदा उठा लेना। या मैनेजेबल, या जो इजीली मैनेजेबल हो जाए। तो हमें ऑपोजिट ढूंढना है। अब ये याद रखना, उसका मीनिंग नहीं ढूंढना हमें। ऑपोजिट। रेफ्रेक्ट्री का मतलब होता है अनमैनेजेबल। तो भाई अब आंसर देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं जब इसका मतलब पता चल गया। अनमैनेजेबल का यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैनेजेबल। क्या आ जाएगा? मैनेजेबल। कभी भी याद रखना कि दो वर्ड सिमिलर नहीं हो मिल सकते आपको इसमें। ठीक है, तो मैनेजेबल, सीधा जो वर्ड आपको मिल रहा है दैट इज मैनेजेबल। तो विच इज नियरली ऑपोजिट टू मैनेजेबल। रिफ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? रिविफाइव, सॉरी ये वर्ड थोड़ा, रिवाइवफाइंग। ये क्या है? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, रिवाइवफाइंग। क्या है ये? रिवाइवफाइंग। ठीक है, इसमें थोड़ी सी हल्की सी गड़बड़ है यहाँ पर। बर्डनसम का मतलब होता है ट्रबलसम। क्या है बर्डनसम का मतलब? ट्रबलसम, जो आपको क्या प्रदान करे? दिक्कतें प्रदान करे। कैसा प्रदान करे? दिक्कतें। और प्रिविलेज का क्या मतलब होता है? एडवांटेज। क्या मतलब होता है प्रिविलेज का? एडवांटेज, यानी फायदा। क्या मतलब होता है? फायदा। पहले ही आपको उसका फायदा मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग। इसमें भी आपको अपोजिट ढूंढना है भाई। 4 5 6 या 7 आ चुके हैं अभी तक सिनोनिम और एंटोनिम्स। आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए भैया, मैं आपको क्या बताऊं, है ना। इनसॉलेंट, और इन्हीं से हम दूर भागते हैं। इनसॉलेंट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनसॉलेंट। क्या सलन इसका होगा? एफेबल होगा। ये आपने 100 बार सुना है, ऑप्शन भी नहीं काउंट करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। सीधा सीधा इनसॉलेंट का मतलब होता है ढीठ। कैसा? ढीठ। एक व्यक्ति जो किसी की ना सुने और वो क्या हो?
ढीठ हो, कैसा हो, ढीठ हो, कैसा हो, ढीठ हो, इंसॉलेंट ढीठ, इंसॉलेंट ढीठ, इंसॉलेंट ढीठ, वेरी गुड, आपको याद हो गया। इंसॉलेंट का मतलब ढीठ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इल मैनर्ड, क्या हो गया इसका मतलब, इल मैनर्ड। देखिए इल मैनर्ड कहीं दे रखा था, एफेबल दे रखा है, तो एफेबल इसका मतलब क्या होता है, इल मैनर्ड होता है। एफेबल का क्या मतलब होता है, इल मैनर्ड होता है। क्या मतलब होता है एफेबल का, इल मैनर्ड। तो एफेबल का मतलब गुड नेचर विच इज नियरली अपोजिट टू इंसॉलेंट। यहां पर देखिए इंसॉलेंट का मतलब क्या था, ढीठ, और इसका क्या ऑपोजिट हो गया, एफेबल हो गया। और एफेबल का क्या मतलब होता है, जिसका नेचर कैसा हो, अच्छा हो, नेचर कैसा हो, अच्छा हो। मैंने आपको यहां पर ये बता दिया था इल, तो इसको काट दीजिएगा। यहां पर एफेबल का क्या मतलब होता है, अच्छा हो, कैसा हो, अच्छा हो, ठीक है, ऑपोजिट हो गया इसका। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 13th पे देखिए, चूज द वर्ड विच इज नियरली, फिर से वही ऑपोजिट आ गया। आप देखिए कितने सिनोनिम एंटोनिम्स हम लोग फेस कर रहे हैं लाइफ में। एक्रीमोनियस, कैसे कैसे वर्ड आते हैं ये, एक्रीमोनियस, अरे बाप रे, सुनते ही हमारे हवा टाइट हो गई। कैसी हो गई, हवा टाइट हो गई। लेकिन अब नहीं हवा टाइट होने देनी, क्योंकि ये वर्ड यही घूम फिर के यही वर्ड आएंगे, ठीक है। क्या ये लीगल होगा, क्या सीवियर होगा, या कर्सिव होगा, या हार्मोनियस होगा। देखिए ध्यान से, एक्रीमोनियस का मतलब होता है एंग्री, किसी से बहुत ज्यादा क्या होना, गुस्सा होना, क्या होना, गुस्सा होना। और ये किस चीज से रिलेटेड है, टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन। यानी आपसे कोई स्पीच, आपसे कोई बातें चल रही हैं, कोई डिस्कशन चल रहा है, उस पे उनमें गुस्सा निकलना, उस बात पे गुस्सा निकलना, ठीक है। और लीगल का क्या मतलब होता है, लॉ से रिलेटेड। सीवियर का मतलब होता है एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा। कर्सिव का मतलब होता है रिटन विद द लेटर्स जॉइंड। हार्मोनियस का मतलब होता है, हार्मोनियस मीन स्वीट साउंडिंग विच इज नियरली ऑपोजिट मीनिंग टू एक्रीमोनियस। यानी इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, एक्रीमोनियस का क्या होता है, हार्मोनियस। कैसा है, हार्मोनियस। इसको याद रखने का अच्छा तरीका है, नियस नियस, कैसा है, नियस नियस, कैसा है, नियस नियस, कैसा है, नियस नियस। और ये ऑपोजिट है भाई, सिनोनिम मत कर देना। अगर सिनोनिम पूछ दे कहीं उसका, तो आपको दिक्कतें ना फेस करनी पड़ जाए। स्केप्टिक, ये हमने वर्ड किया भी था, स्केप्टिक, कैसा, स्केप्टिक। और इसका आपको आंसर मिल गया होगा, स्केप्टिक। स्केप्टिक क्या होता है, स्केप्टिक का मतलब होता है उलझने, लाइफ में कैसी, उलझने, या हम कह सकते हैं डाउटर। क्या कह सकते हैं, डाउट। उलझन कब आती है, जब आप कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूज होते हो, या क्या होता है, डाउट होता है, क्या होता है, डाउट होता है। तो क्रिप्टिक का क्या मतलब होता है, मिस्टीरियस। क्रिप्टिक का क्या मतलब होता है, मिस्टीरियस। ही इज अ वेरी क्रिप्टिक पर्सन, ही इज अ वेरी मिस्टीरियस पर्सन। ही इज अ कैरेक्टर इन स्पाइडरमैन ऑल्सो, ही इज अ कैरेक्टर इन स्पाइडरमैन ऑल्सो, है ना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। बिलीवर, बिलीवर का क्या मतलब होता है, वन हु बिलीव्स इन द ट्रुथ, है ना। ये बिलीवर का क्या मतलब होता है, जो इजीली बहुत जल्दी ट्रुथ पर भरोसा कर ले। तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्केप्टिक का, क्योंकि स्केप्टिक का क्या मतलब था, उलझन था। और उलझन का ऑपोजिट क्या होगा, जहां आप क्लियर हो, जहां आपको पता है कि आंसर क्या है, वहीं तो इसका बिलीवर क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्केप्टिक का, ठीक है। एमिनेंट का क्या मतलब होता है, प्रेस्टिजियस, इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए यहां पर आपके सिनोनिम और एंटोनिम खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट पे आइए, चूज द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन फ्रेजेस। अब हमें वर्ड ढूंढना है जो गिवन फ्रेजेस को बहुत ज्यादा सुटेबल है। चलिए, टू होल्ड समथिंग इन लीश, लीश का मतलब होता है एक पट्टे टाइप में चीज। जैसे कुत्ता देखा होगा, कुत्ते के यहाँ गले में पट्टा बांध दिया जाता है, उसको होल्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उसे होल्ड कर दिया जाता है। तो होल्ड द समथिंग इन लीश का क्या मतलब होता है, टू रिस्ट्रेन, टू डिसअपॉइंट, टू डिसमिस, टू डिस्करेज। क्या मतलब होगा इसका, टू रिस्ट्रेन, है ना। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए बिल्कुल। टू होल्ड समथिंग इन लीश का मतलब होता है किसी पर क्या करना, काबू पाना। कुत्ते पर पट्टा क्यों बांधा जाता है, ताकि वो इधर उधर ना भागे। आपने कोलू का बैल देखा होगा, कोलू के बैल की बड़ी अच्छी बात बताता हूं आपको। फार्मर्स क्या करते हैं, कोलू के बैल से हल मतलब जो खेत जुतवाते हैं, उस टाइम पे वो उसके दोनों आंखों की तरफ एक पट्टा बांध देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों दोनों आंखों पे पट्टा बांध देते हैं, इस साइड 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 में, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट पे। ऐसा क्यों किया जाता है, कोई गेस। चलिए मैं बताता हूं आपको। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब वो सीधा चल रहा होगा, हल जोत रहा होगा, खेत जोत रहा होगा, तो क्या होगा, वो इधर उधर ना देखे। क्या ना करे, इधर उधर ना देखे। अगर वो इधर उधर देखेगा तो क्या होगा, वो जो ऑक्स है वो इधर उधर जाने लगेगा, ठीक है। बैल जो है वो इधर उधर भागने लगेगा, और वो खेत के लिए अच्छा नहीं होगा, आने वाली फसल के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो यही आपको बताया गया। टू होल्ड समथिंग इन लीश का मतलब होता है टू कंट्रोल, यानी किसी पर क्या करना, काबू पाना। क्या करना, काबू पाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन फ्रेज। टू टॉक थ्रू वंस हैट, यानी क्या है, आदमी छुपा हुआ है उसके पीछे से, यानी टोपी पहनी हुई है उसके पीछे से बोलना है। यानी क्या है, टू स्पीक फ्लुएंटली, टू टॉक नॉनसेंस, टू स्पीक एट रैंडम, या टू टॉक विजडम। इसका तो डी आना चाहिए या बी आना चाहिए, बी आएगा, वेरी गुड। क्या आएगा, बी आएगा। देखिए, टू टॉक नॉनसेंस, यहां पर देखिए, टू टॉक थ्रू वंस हैट का क्या मतलब होता है, एक हैट का सहारा लेकर दूसरे, मतलब एक हैट का सहारा लिया, उससे बोलना, उससे बोलना। इसका क्या मतलब होता है, बक बक करना। क्या करना, बक बक करना। क्या करना, बक बक करना। इस बक बक में कुछ
प्रॉफिटेबल बातें नहीं होती। क्या नहीं होती? प्रॉफिटेबल बातें नहीं होती। आप क्या करते हो? बड़बड़ाते हो। क्या करते हो? बड़बड़ाते हो। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, क्या करते हो? बड़बड़ाते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चूज द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन फ्रेज टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। अच्छा, स्पॉन्ज फेंक कर मारना। क्या करना? स्पंज फेंक कर मारना। ये स्पॉन्ज किस पे? आपने गेम देखा होगा ना कि जैसे कोई फोटो होती है, वो सामने फोटो होती है, उस पर आप अपनी मुंडी लगा लीजिए और सामने वाले उसको आप स्पंज दे दीजिए, वो पानी से भरा हुआ स्पंज आपके मुंह पर मारेगा। दैट इज फनी वे। दैट इज फनी वे। ऐसी चीजें आपको कहां देखने को मिलती है? या तो सर्कस में देखने को मिलेगी, या फेयर में देखने को मिलेगी, जो बड़े बड़े मेले लगते हैं उनमें देखने को मिलेगी ऐसे गेम आपको। ठीक है, तो क्या इसका क्या मतलब होता है? टू थ्रो अप द स्पंज, टू सरेंडर और गिव अप अ कंटेस्ट, to offer a challenge, to become utterly disappointed, या to maintain grit and enthusiasm until the end। क्या होगा? टू थ्रो अप द स्पंज का मतलब होता है टू गिव अप अ कंटेस्ट और टू एक्नॉलेज एक्नॉलेज डिफीट और सरेंडर, यानी आप हार मान लेते हो। क्या मान लेते हो? हार मान लेते हो। स्पंज बहुत सॉफ्ट होता है, आपको सॉफ्ट चीज मिली, आपने उसको उसके ऊपर काबू नहीं पा पाए, और काबू नहीं पा पाए तो आपने क्या सोचा कि अब मेरे से ये नहीं होगा, और आप उस स्पंज को फेंक देते हो। आप बहुत जल्दी हार मान लेते हो। तो इसका क्या मतलब होता है? हार मान लेना। चूज द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन फ्रेज। टू गेट इनटू हॉट वाटर। हॉट वाटर यानी पानी में जाना। कौन से पानी में जाना? गर्म पानी में जाना। कैसे पानी में जाना? गर्म पानी में जाना। टू बी इम्पेशेंट, बहुत इंपेशेंट हो जाना, बेतावला हो जाना। ठीक है, क्या कैसा होना? बेताब होना बहुत ज्यादा। टू सफर अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, या आपको बहुत ज्यादा घाटा लग जाना फाइनेंशियल। टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंस जाना, या टू बी इन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। ये तो आंसर आपको देखते ही पता चल गया होगा। ये आंसर आपको देखते ही पता चल गया होगा। गर्म पानी में जाना, गर्म पानी आपको क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान पहुंचाएगा तो यानी वो आपके लिए क्या क्रिएट करेगा? ट्रबल क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? ट्रबल क्रिएट करेगा। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब हो गया? मुसीबतों में खुद को इन्वॉल्व करना। क्या करना? टू गेट इनटू हॉट वाटर्स मींस टू गेट इनटू ट्रबल, अपने आप को मुसीबतों में इन्वॉल्व करना। ठीक है, एग्जांपल क्या है देखिए, एक एग्जांपल भी दे रखा है। द यंग बॉय गॉट इनटू हॉट वाटर विद हिज पेरेंट्स व्हेन ही हैड अ फाइट एट स्कूल। यानी जब उसका एक लड़के से लड़ाई हो गया तो वो क्या हो गया? इन्वॉल्व हो गया ट्रबल में। किसमें? ट्रबल में। अब उस पर भाई प्रिंसिपल क्या करेगा? उसको सस्पेंड करेगा, बच्चे को निकालेगा, या क्या करेगा वो देखेंगे। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगला है आपका, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। ठीक है, डॉलरस, डॉलुरस, डोलोरियस या डेलोरियस, क्या वर्ड इसमें सही है? आप मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए, फिर मेरी वीडियो पे आइएगा वापस। ठीक है, देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या डॉलरस सही है पहला वर्ड? क्या डॉलरस सही है? मुझे डाउट है ए और डी में। आप किसके साथ जाना चाहते हैं? अगर आप मेरे से फाइनल आंसर पूछेंगे तो मैं ए में जाना चाहूंगा, मैं ए के साथ जाना चाहूंगा। क्या यही है? बिल्कुल यही है। डॉलरस का मतलब होता है दर्दनाक, बहुत ज्यादा सफरिंग के साथ। कैसा? बहुत ज्यादा सफरिंग के साथ। हम क्या कह सकते हैं? बहुत ज्यादा सफरिंग के साथ, बहुत ज्यादा दर्दनाक, भयानक हम इससे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम? भयानक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भयानक बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये करेक्टली स्पेल्ड है, विच मींस फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस, यानी दुख को बयान करना। किसको बयान करना? दुख को बयान करना। दुख को बयान करना अपने मुंह से, है ना। अक्सर ऐसा हो नहीं पाता, जब चोट लगती है तो तब तो बस यही निकलती है, आराम निकलता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कंड्यूट, 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 सब कंड्यूट ही है। कौन सा कंड्यूट सही है इसमें, हमें ये देखना है। देखिए, इसमें मुझे लगता है बी वाला सही होना चाहिए। हाँ, कंड्यूट, पाइपलाइन। कंड्यूट का क्या मतलब होता है? पाइपलाइन। कैसी? पाइपलाइन, जिसके थ्रू क्या भेजा जाता है? पानी भेजा जाता है, या कोई भी लिक्विड भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? लिक्विड भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? लिक्विड भेजा जाता है। ठीक है, तो कंड्यूट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग को देख लीजिए, CONDUIT। फिर से याद कीजिए, CONDUIT। फिर से याद करो, CONDUIT। हो गया होगा याद। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ग्रिगेरियस, हमें वर्ड निकालना है ग्रिगेरियस। वेरी गुड, नाइस वर्ड, इट इज अ नाइस वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड। ग्रिगेरियस, क्या है वर्ड? ग्रिगेरियस। देखिए मेरे प्रोनाउंसिएशन आपको कुछ सुनाई दे रहा होगा। ग्रिगेरियस, आपको आंसर मिल गया होगा, डेफिनेटली मिल गया होगा। चलिए देखते हैं, ग्रिगेरियस सी वाला सही है इसमें। GREGARIOUS। क्या है? GREGARIOUS। कैसे? GREGARIOUS। अगर इसको याद करना है, अगर टिपिकल वर्ड को याद करना हो तो पहले आप क्या करिए, इनको ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लिए? ब्रेक कर लीजिए। जैसे आप कोई नंबर याद करते हैं, 9994330299, ऐसे याद करते हैं आप उसको। इससे क्या होता है? ये हमें याद हो जाता है। ये ब्रेक करना है, इसको ब्रेक कर कर याद करना। तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, ग्रिगेरियस, GREGARIOUS। ग्रिगेरियस का क्या मतलब होता है? झुंड में रहने वाला। कैसा व्यक्ति? झुंड में रहने वाला। और झुंड में रहने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ग्रिगेरियस। क्या बोलते हैं? ग्रिगेरियस। क्या बोलते हैं? ग्रिगेरियस। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट वर्ड पे शायद ये आखिरी होगा आज का। चलिए, अभी हैं कुछ थोड़े बहुत वर्ड्स हैं, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक या इंट्रिंसिक क्या होगा, ये तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, स्वाभाविक। कैसा, स्वाभाविक। जिसका क्या मतलब होता है, एसेंशियल। इंपॉर्टेंट, क्या मतलब होता है इसका, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेपुल्क्रल, सेपल्क्रल, सेपल्क्रल, सेपुल्क्रल। ऐसे वर्ड्स को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो सेपुल्क्रल, सेपुल्क्रल, क्या है ये वर्ड, सेपुल्क्रल, क्या है ये वर्ड, सेपुल्क्रल। इसका क्या मतलब होता है, जॉयलेस, जहां पर क्या ना हो, खुशी ना हो, क्या ना हो, खुशी ना हो, क्या ना हो, खुशी ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। विच वर्ड और वर्ड्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। अब ये क्या आता है, इडियम्स आता है। हमने वन वर्ड देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया, अब इडियम्स आ गए। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, क्या करना, मरे हुए घोड़े को हिलाना। तो टू क्या, इसका क्या मतलब होता है, टू एक्ट इन अ फुलिश वे, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, या टू रिवाइव इंटरेस्ट इन एन ओल्ड सब्जेक्ट, टू रिवाइव ओल्ड मेमोरी। देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है वेस्ट एफर्ट करना। क्या करना, वेस्ट एफर्ट। आपको पता है कि सामने वाला उठने वाला नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्या उसके ऊपर पुश कर रहे हो, उसे जोर लगा रहे हो, तो इसका क्या मतलब होता है, वेस्ट एफर्ट। यानी आप अपनी एफर्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन की बजाय किसमें क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन ठीक नहीं होता, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग। आपको पता है कि चांस सक्सेस पाने के बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उस पर अपने हाथ आजमा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड और वर्ड्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। अ बुल इन चाइना शॉप। चाइना शॉप जो होती है वो जानी जाती है अक्सर अपने शांत स्वभाव के लिए। किसके स्वभाव के लिए, शांत स्वभाव के लिए। कैसे स्वभाव के लिए, शांत। अब वहां क्या आ गया, बुल आ गया, क्या घुस गया वहां, बुल घुस गया। तो अब इसका क्या मतलब होगा, अ पर्सन हु इज वेरी अगली बट लव्स द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ लाइफ, नहीं। अ पर्सन हु टेक्स अ सैडिस्टिक डिलाइट इन हार्मिंग इनोसेंट पीपल, हो सकता है। अ पर्सन हु बिकम्स टू एक्साइटेड वेयर नो एक्साइटमेंट इज वारंटेड, हो सकता है। अ रफ एंड क्लमसी पर्सन एट अ प्लेस वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल, मैं डी के साथ जाना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है इसका आंसर। देखिए हम देखते हैं वैसे इसका क्या दे रखा है, बिल्कुल। अ बुल इन चाइना शॉप मींस वन हु इज एग्रेसिव एंड क्लमसी इन अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स डेलिकेसी इन केयर। चाइना शॉप मैंने आपको बता दिया, चाइना शॉप, चाइना बर्तन भी आप लाते हो, कितने प्यारे होते हैं, कितने सूदिंग होते हैं, और वो जो गिर जाए हाथ से तो तुरंत टूट जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। तो वो शांति भंग कर देना, क्या कर देना, शांति को भंग कर देना, क्या कर देना, शांति को भंग कर देना। बुल क्या करेगा, शांति को भंग कर देगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया। लास्ट आज का शायद ये होगा, एक, हाँ एक और है इसके बाद। चलिए, विच वर्ड और वर्ड्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। द अल्फा एंड द ओमेगा, ये तो आपने सुना होगा, मैथ में भी आपने सुना होगा, साइंस में भी सुना होगा, अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा का मतलब होता है बिगिनिंग, ओमेगा का मतलब होता है एंड। अल्फा का मतलब होता है बिगिनिंग, ओमेगा का मतलब होता है एंड। तो पहला आंसर हो गया इसका सीधा सीधा। अल्फा एंड ओमेगा मींस द बिगिनिंग एंड द एंड, द एंटायरली ऑफ समथिंग, यानी किसी के अंदरूनी की बातें, ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा आर द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट, यानी अल्फा और ओमेगा ग्रीक लेटर्स के पहले और आखिरी वर्ड्स हैं। यानी अल्फा पहले आता है और सबसे लास्ट में क्या आता है, ओमेगा आता है। क्या आता है, ओमेगा आता है। चलिए एक और लास्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। विच वर्ड और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। अ फूल्स एरेंड, क्या है, फूल्स एरेंड। एरेंड का मतलब होता है बेटा कोई भी कार्य, क्या है, कोई भी कार्य। तो क्या होगा इसका, ब्लंडर होगा, एन इम्पॉसिबल टास्क होगा, या यूजलेस अंडरटेकिंग होगी, या नन ऑफ दिस। तो एन इम्पॉसिबल टास्क इसका आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल। अ फूल्स एरेंड का मतलब होता है टास्क दैट हैज लिटिल और नो चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और बेनिफिशियल, यानी वो आपको ना तो बेनिफिट पहुंचाने वाली है और ना ही वो सक्सेस होने वाली है। तो मैं आशा करता हूं आज का पेपर जो है आपको बहुत पसंद आया होगा। ये 2015 का पेपर था बेटा, आप उठा के देख लीजिएगा। इसके सारे सॉल्यूशन हमने ढंग से कर लिए हैं। आशा करता हूं कि ये पेपर आपके आगे आने वाले पेपरों में से इनमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।